Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मित्रों, रीट शिक्षक भर्ती हेतु लेवल 1 से हो या लेवल 2 से यदि आप तैयारी कर रहे हो और यदि आपके लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है या लैंग्वेज सेकंड हिंदी है तो ये टेस्ट पेपर आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 आज आपके लिए लेकर आया हूँ जो दोनों लेवल के लिए बहुत ही उपयोगी है, जिसमें आपको व्याकरण और शिक्षण विधियों के बेजोड़ प्रश्न मिलने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे साथियों। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द का चयन करना है आपको मित्रों। विकल्प 1 है परीक्षा, दूसरा है हाथ, तीसरा है मामा और चौथा है जमाई। तो साथियों देखिए, इस प्रश्न को आप किस तरीके से हल कर सकते हो। जब कभी भी आपको संधि युक्त शब्द के परि प्लस इच्छा बराबर शब्द क्या बन जाता है? परीक्षा। तो संधि युक्त शब्द लगभग तत्सम ही होते हैं, तो आप आसानी से इसका प्रथम वाला जो विकल्प है वो सही कर सकते थे। मित्रों, प्रथम विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न संख्या 1 में निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। विनम्रशील, चावल, पीपल और शुभ है। तो साथियों देखिए, पीपल और चावल ये तो बिल्कुल आपको लग रहा है कि ये पुल्लिंग है। बाकी दो विकल्प हैं, एक तो विनम्रशील और एक है शुभ है। इसमें आपको दोनों में से एक का चयन करना है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो अपन कहते हैं विनम्रशील है वो, तो मतलब वो पुल्लिंग की बात की जा रही है, मतलब ये भी आपकी स्त्रीलिंग नहीं है। अर्थात आपका जो शुभ है, सुबह हो गई, स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। तो चौथा विकल्प आपका यहाँ सही है साथियों। प्रश्न संख्या 2 में आंख का बहुवचन होगा अखियां, आंखें, आंखों और अखियां। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन करने वाला। आपको आंख का बहुवचन बताना है साथियों। अगर बात करें तो अखियां और अखियां ये तो दोनों ही गलत आपको लग रहे हैं, लेकिन दो विकल्प हैं, एक तो आंखों और एक है आंखें। तो साथियों आपको यहां पर इन दोनों में से एक का चयन करना है। आपका सही आंसर है इसमें आंख का प्रथम जो आपको फर्स्ट जो आपकी चॉइस रहेगी आंख के बहुवचन में वो रहेगी आंखें। तो दूसरा विकल्प सही है। वैसे इसका आंखों भी हो सकता है, लेकिन आंखों आपका सेकंड चॉइस है और यह आंखें आपकी फर्स्ट चॉइस है। प्रश्न नंबर 3 में दूसरा विकल्प सही माना जाएगा। किस वाक्य में क्रिया आसन्न भूतकाल में हुई है? आसन्न भूतकाल मतलब भूतकाल तो है, लेकिन कौन सा? आसन्न। पहला विकल्प है श्याम गाना सुन चुका था, माँ खाना बना रही थी, मनोज घर पहुंच गया होगा और राधा के कपड़े सिल गए हैं। तो मित्रों देखिए, श्याम गाना सुन चुका था ये तो आपके पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। माँ खाना बना रही थी मतलब अपूर्ण, तो ये अपूर्ण भूतकाल का आपके उदाहरण है। मनोज घर पहुंच गया होगा, यहाँ पर संदेह है, तो जो चौथा विकल्प है वो है राधा के कपड़े सिल गए हैं। सिल गए हैं मतलब भूतकाल में तो है, लेकिन सिल गए हैं, अभी अभी का बोध हो रहा है, इसलिए चौथा विकल्प सही है। ये आसन्न भूतकाल का उदाहरण है साथियों, जिसमें क्रिया के भूतकाल में कुछ देर पहले ही पूर्ण होने का बोध हो। चौथे क्वेश्चन में चौथा ही ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं साथियों। निम्न वाक्यों में कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। विभीषणों से सावधान रहो, गांधी जी ने भारत स्वतंत्र कराया, हम सभी को बुराइयों से बचना चाहिए, दूरियों से अपनापन कम नहीं होता। तो मित्रों जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो यहाँ विभीषणों मतलब बहुत की बात की जा रही है, तो ये तो जातिवाचक है। बुराइयों यहाँ पर भी ये भी जातिवाचक में आ जाएगा क्योंकि बहुवचन में है। अपनापन ये भाववाचक में आ जाएगा साथियों। लेकिन जो गांधी जी ने भारत स्वतंत्र कराया, गांधी जी यहाँ पर एक व्यक्ति की विशेषता है, महात्मा गांधी की बात की जा रही है यहाँ पर, क्योंकि आज़ाद स्वतंत्र किसने कराया? महात्मा गांधी ने। तो दूसरा विकल्प सही है साथियों। गांधी जी का मतलब महात्मा गांधी से है, जो कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। पांचवें क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन सही है मित्रों। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। विकल्पों को देखिए, रामचंद्र महेश से पत्र लिखवाता है, रामू को है ये है ना, रामू को अपना काम करने दो, मोहन ने पुस्तक पढ़ी और आप चाय लीजिए।
तो मित्रों देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाता है। किनसे? दूसरों से। तो वहां पर आपके प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और यहाँ पर रामचंद्र महेश से पत्र लिखवाता है, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है साथियों। तो प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 6 में। निम्न में से निपात का चयन कीजिए। भी, वह, जहां और कोई। देखिए, निपात का मतलब होता है किसी विशेष चीज पर जोर देना। तो एक शब्द है यहाँ भी, ये एक निपात है साथियों। जिसे एक तो वाक्य आता है मैं चलूंगा, एक वाक्य है, और इसी में बीच में आ जाता है मैं भी चलूंगा। तो ये भी शब्द जोर दे रहा है चलने पर। तो ऐसे शब्द जो जोड़ देते हैं उनको ही निपात या अव्यय के अंतर्गत आते हैं, निपात कहा जाता है इनको। प्रथम विकल्प यहाँ आपका सही है 7वें प्रश्न में। क्वेश्चन देखेंगे साथियों, नीरस का संधि विच्छेद क्या होगा? नीह प्लस रस, नी प्लस रस, नी प्लस रस और निर प्लस रस। देखिए, नीरस का, नीरज का, इनका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इनका संधि विच्छेद होता है नीह प्लस रस। ये आपके विसर्ग संधि का उदाहरण है साथियों। एक नियम है विसर्ग संधि में कि विसर्ग के पूर्व छोटी ई हो और बाद में र हो तो छोटी ई बड़ी ई में परिवर्तित हो जाती है और विसर्ग का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर वही नियम लागू है, प्रथम विकल्प सही है। देखिए, बहुत सारी पुस्तकों में आपको हो सकता है कि नीरस की जो संधि है वो मिले ना विसर्ग में, लेकिन वो अधूरा मैटर है मित्रों। प्रथम विकल्प यहाँ सही है प्रश्न संख्या 8 में। किस क्रमांक में समास का सही विग्रह हुआ है? सही विग्रह बताना है आपको। हवन सामग्री, हवन की सामग्री। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। रणवीर, रण का वीर। सभा पंडित, सभा का पंडित। देखिए, सही समास विग्रह की अगर हम बात करें तो हवन सामग्री का होता है हवन के लिए सामग्री। तो ये तो गलत हो गया। रण का वीर नहीं होता, रण में वीर होता है। सभा का पंडित भी नहीं होता है साथियों, बल्कि सही है गृह में प्रवेश। ये बिल्कुल सही समास विग्रह है, इसलिए दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न संख्या 9 में। अविभाव समास का उदाहरण नहीं है। बखूबी, बेशक, आशातीत और आजीवन। तो साथियों देखिए, बखूबी, बेशक, आजीवन सभी में उपसर्ग लगे हुए हैं, इसलिए इनमें अव्ययभाव समास है। लेकिन जो आशातीत है इसमें अव्ययभाव समास नहीं है मित्रों, बल्कि इसमें आपके तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तत्पुरुष समास का। इसलिए आपका तीसरा विकल्प यहाँ सही है प्रश्न संख्या 10 में। किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? आ उपसर्ग किसमें नहीं लगा हुआ है? आकर, आगमन, आचरण और आराधना। तो देखिए, आकर का निर्माण हुआ है आ प्लस कर से। आगमन का निर्माण हुआ है आ प्लस गमन से। आचरण का निर्माण हुआ है आ प्लस चरण से। लेकिन जो आराधना शब्द है साथियों, इसमें मूल शब्द आराधना, जो मूल उपसर्ग है वो आ नहीं है साथियों, इसमें आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। इसलिए चौथा विकल्प आपका यहाँ सही है। आराधना में आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है और आपसे यही पूछा था साथियों। किस शब्द में तन प्रत्यय का सही प्रयोग हुआ है? तन, जैसे पतन, वेतन, जतन और पुरातन। तो तन प्रत्यय का सही प्रयोग कौन से शब्द में हुआ है साथियों? देखिए, वेतन, पतन, जतन, इनमें तन प्रत्यय मूल रूप से नहीं है साथियों। तन तो इनमें मूल शब्द है, बाकी जो पुरातन शब्द है इसमें पूरा मूल शब्द है और तन प्रत्यय का सही प्रयोग हुआ है। इसलिए आपका चौथा विकल्प यहाँ सही है, पुरातन वाला। बाकी वेतन में कोई तन प्रत्यय नहीं है, तन मूल शब्द है। इसमें भी तन मूल शब्द है और इसमें भी तन मूल शब्द है, जबकि यहाँ मूल शब्द क्या है? पूरा। इसलिए चौथा विकल्प आपका यहाँ सही है प्रश्न 12 में। निम्न में से असंगत विलोम युग्म है। असंगत, आर्द्र का शुष्क, आश्रित का अनाश्रित, विगत का आगामी और आचार का अनाचार। देखिए मित्रों, आर्द्र का शुष्क ही होता है, आर्द्र का शुष्क, आर्द्र मतलब थोड़ा गीला, शुष्क मतलब थोड़ा यहाँ पर गीले से विपरीत हो जाएगा। विगत और आगामी, विगत मतलब पिछला और आगामी मतलब आने वाला, तो ये भी सही है। आचार का अनाचार ही होता है, लेकिन जो आश्रित है उसका अनाश्रित नहीं होता है साथियों। दूसरा विकल्प आपका यहाँ सही है प्रश्न संख्या 13 में।
निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? जो भेदा न जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। दूर की बात सोचने वाला दूरदर्शी कहलाता है। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय कहलाता है। और इंद्रियों को वश में न रखने वाला संयमी कहलाता है। तो मित्रों देखिए, गलत जोड़े का चयन करना है तो जो भेद न सको उसको अभेद्य कहते हैं। दूर की बात जानने वाला दूरदर्शी होता है। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय होता है। लेकिन इंद्रियों को वश में न रखने वाला, फिर इसको आप संयमी कैसे कह सकते हो? इसलिए चौथा विकल्प आपका यहाँ सही है साथियों, प्रश्न संख्या 14 में। निम्न में से मिश्रित वाक्य कौन सा है? मिश्रित वाक्य बताना है आपको। इस वर्ष देश में गेहूं का उत्पादन अधिक हुआ। ये तो भाई सरल वाक्य लग रहा है हमें तो। जो व्यक्ति यहाँ आया था उसे पुलिस ने पकड़ लिया। सभी ने उनसे अनुरोध किया किंतु वह नहीं माना। और इधर उधर की बातों में समय नष्ट मत करो। देखिए, जो प्रथम विकल्प है वो तो मिश्र है नहीं, जो चौथा विकल्प है वो भी मिश्र नहीं है। दूसरे और तीसरे विकल्प में से ही आपको चयन करना पड़ेगा अब। तो देखिए, मिश्र वाक्य का मतलब क्या होता है? जहां एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो। तो मित्रों, जो व्यक्ति यहां आया था उसे पुलिस ने पकड़ लिया, ये एक मिश्रित वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति का संबंध दूसरे से बताया जा रहा है, दूसरी चीज से। इसलिए दूसरा विकल्प यहां सही है प्रश्न संख्या 15 में। देखिए, प्रश्न 15 में तीसरा विकल्प आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, न कि मिश्र का। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ के आधार पर वाक्य है। इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक और आज्ञावाचक। देखिए, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ मतलब यहाँ क्या दी जा रही है? आज्ञा दी जा रही है साथियों। इच्छा नहीं है, संकेत नहीं है, प्रश्न नहीं है, बल्कि क्या है? आज्ञा, आदेश का भाव यहाँ पर हो रहा है। इसलिए आपका चौथा विकल्प इसमें सही है 16वें क्वेश्चन में। सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का अर्थ है। दुविधा में पड़ना, बहुत धीमी गति होना, जान लेने के लिए उतारू होना और बहुत ही कठिन कार्य करना। देखिए, सांप छछूंदर की गति होना, इस मुहावरे का जो अर्थ है मित्रों, वो है आपके दुविधा में पड़ जाना या दुविधा में पड़ना। प्रथम विकल्प यहाँ सही है साथियों, प्रश्न संख्या 17 में। 18वां क्वेश्चन है, सदा समान रहना लोकोक्ति है। ढाक के 3 पात, न उधो का लेना न माधो का देना, सावन हरे न भादो सूखे और बराबर कार्य करना। तो सदा समान रहना मतलब एक जैसी स्थिति की बात की जा रही है यहाँ पर। तो इसकी लोकोक्ति है, सावन हरे न भादो सूखे। ना ही तो हमारा सावन हरा होता है और ना ही हमारा भादो सूखा होता है, मतलब सदैव एक समान बने रहना। तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 18 में। आस्था, श्रद्धा, प्रेम, सहृदयता और संवेदनशीलता के गुण शिक्षण के किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? रचना कार्यों में मौलिकता है, भौतिकता नहीं है। मौलिकता लाना, सद्वृत्तियों का विकास करना, भाषा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना और साहित्य का रसास्वादन करना। देखिए, आस्था, श्रद्धा, प्रेम, सहृदयता और संवेदनशीलता, ये सभी सद्वृत्तियों के अंतर्गत आ जाती है साथियों। इसलिए दूसरा विकल्प आपका यहाँ सही है। सद्वृत्तियों का विकास करना, ये शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत आ जाती है सभी चीजें। मतलब आपका दूसरा विकल्प यहाँ सही आंसर है साथियों, प्रश्न संख्या 19 में। नेक्स्ट, रचना में शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है सुव्यवस्थित रूप में, अभिव्यक्ति के रूप में, भावात्मक रूप में और अभिव्यंजनात्मक रूप में। देखिए, रचना की बात की जा रही है। अगर यही बात की जाती पद्य की तो फिर आपका तीसरा विकल्प सही हो जाता, लेकिन बात किसकी की जा रही है? रचना की। रचना में जो शब्द प्रयुक्त करते हैं, जो जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो इसलिए करते हैं अभिव्यक्ति हो, ताकि हमारी अभिव्यक्ति हो भावों की। दूसरा विकल्प सही है साथियों, प्रश्न संख्या 20 में। अभिव्यक्ति के रूप में शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है रचना शिक्षण के अंतर्गत। कौन सी व्याकरण शिक्षण की प्राचीन व परंपरागत विधि है? प्राचीन और परंपरागत, निगमन विधि, आगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि और प्रयोग प्रणाली। देखिए, प्राचीन व परंपरागत विधि की अगर हम बात करें तो ये है आपके निगमन विधि, क्योंकि निगमन विधि का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। क्योंकि इसमें क्या करते हैं कि सूत्र के आधार पर बच्चों को नियम रटवाया जाता है साथियों, मतलब सूत्रों के आधार पर किसी चीज को कंठस्थ करवाया जाता है। प्रथम विकल्प सही है साथियों, प्रश्न संख्या 21 में। जबकि नवीन प्रणाली और सुग्राही प्रणाली कौन सी है? आगमन प्रणाली।
भाषा संसर्ग प्रणाली में क्या करते हैं, व्याकरण के साथ साथ जब पाठ पढ़ाया जाता है तो व्याकरण की शिक्षा भी उसी के साथ दे दी जाती है। यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है 21 में। नेक्स्ट है, लिखित कार्य में संशोधन की आवश्यकता होती है छात्रों की वर्तनी सुधारने के लिए, शिक्षक के शिक्षण कार्य की जांच के लिए, छात्रों का उच्चारण सुधारने के लिए और उपरोक्त सभी के लिए। देखिए, लिखित कार्य में संशोधन की आवश्यकता क्यों होती है। अब इस प्रश्न को हो सकता है बड़ी ही इजीली तरीके से आपने चौथा विकल्प सही कर दिया हो, लेकिन ये गलत है मित्रों। लिखित कार्य में संशोधन की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि छात्रों की वर्तनी सुधरे। प्रथम विकल्प सही है। शिक्षक के शिक्षण की कार्य की जांच लिखित कार्य में संशोधन करके थोड़ी कर सकते हो, इसलिए चौथा विकल्प यहाँ गलत हो जाता है। बाकी उच्चारण सुधारने के लिए लिखित कार्य क्यों संशोधन करवा रहे हो, मौखिक कार्य करवाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है, न कि चौथा। वार्षिक योजना प्रमुख रूप से किसके लिए उपयोगी है, शिक्षक के लिए, छात्रों के लिए, अभिभावक के लिए और विद्यालय के लिए। तो मित्रों देखिए, वार्षिक योजना क्यों बनाई जाती है, ताकि जो शिक्षक है वो वर्ष भर उसको क्या क्या पढ़ाना है, कौन सी चीज़ें कब पढ़ानी है, ये सभी चीज़ें इस योजना में बताई जाती है। मतलब ये मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी है, शिक्षक के लिए। प्रथम विकल्प आपका सही है 23 क्वेश्चन में साथियों। भावों एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति होती है भाषा में, रचना में, कविता में और गद्य में। तो मित्रों देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको आप थोड़ा सा समझिए। अगर यहाँ पर कलात्मक शब्द नहीं होता तो फिर आपका कविता वाला विकल्प सही हो जाता, लेकिन यहाँ कलात्मक अभिव्यक्ति की बात की जा रही है, इसलिए रचना शिक्षण आपका सही रहेगा। भावों एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति रचना शिक्षण में होती है, क्योंकि रचना में हम अपने विचारों को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं साथियों। बल्कि कलात्मक शब्द हटते ही आपके कविता आंसर हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका सही है। किस पद्धति में बालक स्वयं अपना सुधार करता है, अनुकरण पद्धति, जेकाटाट पद्धति, प्रश्नोत्तर पद्धति और कहानी पद्धति। जेकाटाट विधि को कहा जाता है जिसमें बालक जो खुद त्रुटियां करता है उनमें सुधार भी खुद ही करता है साथियों। तो विकल्प दूसरा सही है प्रश्न संख्या 25 में। कौन सा वाचन क्रिया में नहीं आता है, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, प्रस्तावना वाचन और मौन वाचन। देखिए, वाचन में कौन सा नहीं आ रहा है, आदर्श वाचन होता है जो अध्यापक करते हैं, अनुकरण वाचन होता है जो छात्र करते हैं, मौन वाचन होता है जो छात्र करते हैं, लेकिन प्रस्तावना कोई वाचन नहीं होता, बल्कि प्रस्तावना तो एक कौशल है साथियों शिक्षण का। इसलिए आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न संख्या 26 में। श्रोता के मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य की विधा है पद्य शिक्षण, नाटक शिक्षण, कहानी शिक्षण और गद्य शिक्षण। तो श्रोता मतलब जो सुनने वाला है, उसके मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य की विधा होती है पद्य शिक्षण, क्योंकि उसमें रागात्मक, लयात्मक, सौंदर्यानुभूति वगैरह कई चीजें होती है साथियों। इसलिए प्रथम विकल्प यहाँ सही रहेगा आपका 27 में। पाठ योजना बनाने के पीछे शिक्षक का उद्देश्य होता है। क्यों बनाता है शिक्षक पाठ योजना? छात्रों को व्यस्त रखने के लिए, प्रभावी शिक्षण के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो आप हटा सकते हो यहाँ पर। देखिए, अनुशासन बनाए रखना, छात्रों को व्यस्त करना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं जितना प्रभावी शिक्षण है। एक शिक्षक है जो पाठ योजना बना रहा है, इसलिए बनाता है ताकि बच्चों को और अच्छी तरह से सिखा सके, प्रभावी शिक्षण हो, बच्चे उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सके। दूसरा विकल्प सही है साथियों 28 में। रूपरेखा शिक्षण पद्धति संबंधित है कहानी शिक्षण से, नाटक शिक्षण से, पद्य शिक्षण से और रचना शिक्षण से। देखिए, रूपरेखा जो शिक्षण पद्धति है ये आपके कहानी, पद्य, नाटक से संबंधित न होकर रचना शिक्षण से संबंधित है। मतलब यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 29 में। रूपरेखा अनुकरण विधि भी इसको कहा जाता है साथियों। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे मैं तो प्रश्न नंबर 30, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूले साथियों। गृह कार्य का सबसे बड़ा लाभ क्या है? क्यों दिया जाता है गृह कार्य बच्चों को? ताकि उनमें स्वाध्याय की आदत का विकास हो, आत्मविश्वास आए, उनमें विषय वस्तु को आत्मसात कर ले, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कोई नहीं वाला विकल्प आप हटा सकते हो।
3 विकल्प है, इसमें जो सबसे बेस्ट विकल्प है वो रहेगा आपका प्रथम विकल्प कि छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास हो। ये गृह कार्य का सबसे बड़ा लाभ है, वो खुद पढ़ना सीखे, वो खुद पढ़ने में उनकी रुचि हो साथियों। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 30 में। तो आज के ये 30 क्वेश्चन थे साथियों, जरूर कमेंट करके जाए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और टेस्ट पेपर आपको कैसा लगा मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द ही आपसे अगले वीडियो में जरूर मुलाकात होगी।